जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एनडीए में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस कि एनडीए का कैसा पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है उनका, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हम पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल होगा या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस देन ऑफ बी। ठीक, कह रहा है बी का जो लेंथ है वो ए का कैसा है, ए से ट्वाइस है। ठीक, अब हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि इसका लेंथ ट्वाइस है, दैट ए एंड द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस देन ऑफ बी। अब यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया है, रेडियस दिया है, ये ध्यान देने की बात है। यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हम लोग यहाँ पे देखें, रेडियस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्वाइस देन ऑफ बी, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला, रेडियस क्या डिपेंडेंसी होगी, इज इक्वल्स टू रजिस्टिविटी। सेम मटेरियल है तो दोनों का रजिस्टिविटी सेम होने वाला है। लेंथ क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो सेम है। इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस देन ऑफ ए, मींस अगर ए का लेंथ एल है तो बी का लेंथ कितना होगा, 2l होगा। एंड ऑफ ए एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज ए ट्वाइस देन ऑफ बी। कह रहा है जो ए है उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो बी से 2 टाइम्स है। तो हम एरिया लिखेंगे यहां पे पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी लिखें पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी रेडियस में देखना है, रेडियस कैसा कह रहा है, कह रहा है दैट ऑफ ए एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस देन ऑफ बी। मींस जो रेडियस है वो यहां पर क्या है, 2r है और यहां पर है r। तो अब हम इनको कैंसिल करें। देखिए ये हमारा बन गया इक्वेशन, एक बार फिर से देखें इक्वेशन कैसे बनाया गया। फॉर्मूला है हमारा r इज इक्वल्स टू रो l बाई ए, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट r a इज इक्वल्स टू रो l अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो यहां पर हमको क्या दिया गया हो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो दोनों के लिए रजिस्टिविटी हमने रो रखी। लेंथ कह रहा है कि लेंथ ए का एल है तो उसका डबल है बी का, तो हमने बोल दिया 2l। फिर कह रहा है जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, एक का रेडियस है r, तो कह रहा है कि ए का रेडियस होगा उसका डबल। ये मिल गया हमको इक्वेशन। तो हम यहां से पाई, एल से एल, इस पाई से इनको कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। व्हाट वी विल गेट, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिला 1/4, ये मिला, ये 2 का स्क्वायर है तो क्या मिल जाएगा यहां पे 1/4, और नीचे क्या बचा है 2। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, आर ए इज 8 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/8। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल्स टू आर बी बाई 8। मीन्स आर बी का रेजिस्टेंस बड़ा होने वाला है एज कंपेयर टू आर ए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, 1:8 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे हमको मिला ना, आर ए अपॉन आर बी इज 1:8, ये हमको मिल गया। आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू 1:8, यही हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज ऑलवेज मैग्निफाइड एज इन्वर्टेड। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, यू हैव टू चूज दैट कि इसमें से क्या क्या सही है। कह रहा है अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द इमेज, कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये बात तो सही है कि जो हमारे पास रियल इमेजेस हैं
उन्हें हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है इज ऑलवेज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, तो क्या रियल इमेज हमेशा मैग्नीफाइड होते हैं, रियल इमेज हमेशा बड़े बनते हैं? तो अब हम थोड़ा सा लेंस और मिरर के पास देखें तो हम क्या सभी केस में हमारे जो रियल इमेज होते हैं, तो पहला देखें कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनता है? कॉनकेव मिरर में। रियल बनता कहाँ? फोकस पे और छोटा, मतलब हमेशा मैग्नीफाइड हो ये जरूरी नहीं है। सो सही क्या है इसमें? केवल वन स्क्रीन पर बनाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट सही है कि हम क्या करें, एक वास्तविक प्रतिबिंब हम कहां कर सकते हैं? इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। वो जो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे बना सकते हैं। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। ये पिछले साल के पूछे गए प्रश्न है। दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग, शॉर्ट सर्किट के दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा दो वायर्स आपस में शॉर्ट कर जाते हैं। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, तो शॉर्ट सर्किट में जब सर्किट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम देखते हैं वायर्स बर्न हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसका मतलब वहां पे होता क्या होगा? ऑप्शंस देखें क्या क्या चीजें हो जाती हैं यहां पे। ऑप्शन में हम देख सकते हैं रिड्यूसेस सब्सटेंटली, काफी हद तक कम कर देता है। दूसरा डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है। इंक्रीजेज इंस्टेंटेनियसली, तुरंत बढ़ता है। वैरीज कंटिन्यूअसली, लगातार बदलता रहता है। तो इसके लिए सही आंसर इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, तुरंत ही बढ़ जाता है। वो कैसे? उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? H इज इक्वल्स टू हम लोग देखते हैं I² RT। मीन्स उसमें जब ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, और ज्यादा हीट जनरेट होगी तभी तो मेल्ट होगा वो, तो मेल्ट हो जाता, उसमें प्रॉब्लम आ जाती। इसका मतलब इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, वो तुरंत बढ़ जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर, वैन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग किया जाता है उच्च आवृत्ति की वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए। वैन डी ग्राफ जनरेटर को हम क्यों यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन बिलो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ, कह रहा है कि हम यहां पर देखें नीचे दिया गया विस्थापन समय ग्राफ किसकी गति को दर्शाता है। तो हम देखें कि ये क्या बोल रहा है कि पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर जीरो। तो ये क्या कर रहा है कि यहां पर अगर हम देखें कि ये कर क्या रहा है, तो हम देखें इस तरीके से ये मूव कर रहा है। मींस एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर ऐसे इस तरीके से, मींस हम ऐसे इस तरीके से देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। मींस डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर हुआ, फिर जीरो। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा तो पेंडुलम में होता है यूजुअली, लेकिन समस्या इसमें यह है कि यहां पर ये कांस्टेंट कह रहा है, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, लेकिन ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले देखें निर्वात में साधारण लोलक, सिंपल पेंडुलम, ठीक। तो इसे हम लोग सही शब्द देखें तो इसके लिए होगा सरल लोलक, ठीक। सिंपल पेंडुलम इन प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में होगा, अगर पेंडुलम वैक्यूम में होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम क्यों होगा? तो वो तो हर बार ऐसा ही मोशन करने वाला है, ठीक। तो यहां पर क्या होने वाला है? जल में डूबा हुआ लोलक, ये एक ऑप्शन हो सकता है। क्यों? फोर्स हर बार उस पर वाटर क्या करेगा? कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अब जब हम हर बार उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, हम बार बार उस पर फोर्सेज अप्लाई करेंगे, तो बार बार फोर्सेज अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होएगा। या जैसे आप एयर में ही पेंडुलम मूव कराएं तो फ्लूइड की वजह से उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से हम क्या देख पाते हैं? ड्यू टू दैट फोर्स हम क्या देख पाते हैं यहां पर कि जो हमारा पेंडुलम है, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हुआ? सिंपल पेंडुलम इमर्स्ड इन वाटर, जल में डूबा हुआ सरल लोलक, ठीक। उसका टाइम पीरियड क्या होगा? कंटिन्यूअसली कम होता चला जाएगा, तो कंटिन्यूअस उसका पेंडुलम कम हो रहा है। फिर देखें 6, द करंट I and voltage V plots a certain electronic device is given by, the device is, एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की विद्युत धारा इस वोल्टेज से है, तो उपकरण का नाम बताना है आपको।
तो हमको देखें कि यहाँ पर हमको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इधर इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, इट इज बिटवीन V एंड I। ये ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है आपको। ये ग्राफ कहाँ पढ़ा था आपने, रिकॉल इट, कहाँ पढ़ा था, ओम्स लॉ में। इसे हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में। इसे हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, ओम्स लॉ में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I। तो ये किसके लिए सही होगा, सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में तो पोटेंशियल बढ़ाने के साथ करंट नहीं बढ़ेगा, तो इसके लिए सही नहीं है। एक चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, इसके लिए हो सकता है। अ सुपर कंडक्टर अतिचालक के लिए, उसके लिए तो पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है तो ऐसे ही चले, एंड इंसुलेटर उसमें चलेगा ही नहीं। तो हमारे लिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टेम्परेचर ऑफ बॉटम, द टेम्परेचर ऑफ वाटर at the bottom of the lake whose upper surface has frozen to ice would be around। एक झील के तल में पानी का तापमान जिसकी ऊपरी सतह पर बर्फ जम गई हो, कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये किस पे बेस्ड है, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का विचित्र व्यवहार। व्हाट इट एग्जैक्टली सेज कि सबसे नीचे कौन रहेगा। मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास कोई झील है। अब ये झील यहां पर क्या हो गया है, ये झील है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो हमारे पास झील है, ये इसमें ये जो आपको लाइट वाइट दिखाई दे रहा है, या इसे हम रेड से बना देते हैं, ये जो रेड दिख रहा है, हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या जम गया है, ये हो गया आइस। ठीक, अब हमको यहां पर ये दिख रहा है कि ये आइस है, तो ये बचा हुआ जो हमारे पास सेक्शन है, यहां पर वाटर ड्रॉप्स होंगे। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि टेल द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम, यहां का टेम्परेचर बताएं। तो यहां पे कौन होगा, नीचे जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे नीचे कौन होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। किसी भी फ्लूइड में सबसे नीचे कौन होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। एंड water has maximum density at 4 degrees Celsius। Water has max density at 4 degrees Celsius। so यहाँ का जो टेम्परेचर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ द फ्रोजन लेक इज ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 वुड बी। यदि हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की गति, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पे हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो पहले में स्पीड ऑफ लाइट c है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं v है। तो यहां पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, c की वैल्यू दी हुई है, v हमसे पूछा जा रहा है। क्वाइट सिंपल, आसान है। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.5। सो इट इज 2 × 10⁸ meter per second। So it is 2 × 10⁸ meter per second। This is the velocity of light in glass, 2 × 10⁸ means option A is correct। 2 × 10⁸। कितना आसान सा है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो एनडीए में पूछे गए हैं। आप लोगों ने पेपर, पिछले साल के पेपर्स उठाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी पिछले कई वर्षों में एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको फॉलो करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी उम्मीद करते हैं आपको देखने को मिलेगा। इस कम समय में इस तरीके से अगर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को फॉलो करके, आई थिंक इट विल बी द बेस्ट, सबसे आसान तरीका होगा हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखें। While looking at the image
फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब को देखते समय लेंस का आधा भाग काले रंग के कागज से ढका होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द इमेज। कह रहा है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का आधा भाग हम क्या कर देते हैं, एक काले पेपर से, ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर देते हैं। तो होने क्या वाला है, आधा इमेज दिखाई देगा, आधा इमेज नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर लेंस है तो उसके आधे पोर्शन से भी देखेंगे तो इमेज तो पूरा ही दिखाई देगा, लेकिन वहां से जो जाने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमको क्या होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम दिखाई देगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस्ड, जो प्रतिबिंब दिखाई देने वाला है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ बलून इज फिल्ड अप विथ गैस वुड ओनली गो अप इन द एयर इफ इट इज फिल्ड विथ। कह रहा है एक गुब्बारा है जिसमें गैस भरी जा रही है और वो क्या कर रहा है, गैस भरा हुआ गुब्बारा ऊपर उठता चला जा रहा है। तो आपको यह बताना है कि क्या कंडीशन है, क्यों वो ऊपर उठते चले जा रहे हैं। पहला, अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर। कौन सा गैस भरे, कह रहा है ऐसा गैस भरे जिसकी डेंसिटी हवा के घनत्व से कम हो। तो घनत्व का कंसेप्ट अभी हम लोगों ने देखा था, डेंसिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग कहीं पर है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी है, तो डेंसिटी अगर वो अकॉर्डिंग टू है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ही हमारे एटमॉस्फेयर में सेटल्ड है। मींस सबसे नीचे कौन रहेगा, अभी पिछले क्वेश्चन में वाटर वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे, और फिर उसके बाद जिसकी डेंसिटी उससे कम, सबसे ऊपर कौन रहेगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम। तो हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फ्लूइड है उनका लेवल सेट होता है। तो अब देखें कि अगर कम डेंसिटी वाला हवा भरेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा देखें, अ गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर। अगर हवा से ज्यादा घनत्व का हम उसमें हवा भर देंगे गुब्बारे में तो गुब्बारा हैवी हो जाएगा, गुब्बारा नीचे बैठ जाएगा। कोल्ड एयर तो वही है जिसकी डेंसिटी फिर से ज्यादा होने वाली है, फिर वो नीचे बैठ जाएगा। स्टीम की भी डेंसिटी जो हम हवा भरेंगे उड़ने के लिए उससे ज्यादा होती है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम वहां पे कौन सा गैस भरेंगे, जिसकी डेंसिटी हवा के डेंसिटी से कम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ प्लैनेट ए हैज डबल द रेडियस दैन प्लैनेट बी। कह रहा है हमारे पास प्लैनेट ए है जिसका रेडियस डबल है प्लैनेट बी से। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज ट्वाइस दैन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ प्लैनेट इज 4 times हैवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट बी। तो कह रहा है इसका जो मास है वो 4 times है। मास ऑफ ए इज 4 times, प्लैनेट ए हैज डबल द रेडियस। ए का जो रेडियस है वो आर के 2 गुना है। एक तो आर बी का ट्वाइस करेंगे तो ए के बराबर होगा। हम लोग यहां पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इनको कि पहले कंडीशंस देख लेते हैं। प्लैनेट ए हैज डबल द रेडियस, ए का रेडियस डबल है किसके, बी का। तो हम बराबर करने के लिए क्या लिखें इन्हें, अगर हम इन्हें इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ए वो कैसा है, ट्वाइस ऑफ रेडियस बी। बी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का बराबर होगा। इफ द मास ऑफ प्लैनेट इज 4 times हैवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट बी, यदि हमारे पास जो प्लैनेट बी है उसके मास से 4 times उसका मास है। इफ द मास ऑफ प्लैनेट इज 4 times हैवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट बी, तो यहां पे क्या लिखें, मास ऑफ ए इज 4 times मास ऑफ प्लैनेट बी। तो कह रहा है ए की फिर हमको क्या चाहिए, रिगार्डिंग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा संबंध सही है। हैवियर ऑन प्लैनेट ए देन प्लैनेट बी मींस कहां पर वेट ज्यादा होगा, तो वेट वहां पे ज्यादा होगा जहां पर जी का वैल्यू ज्यादा होगी। स्मॉल जी कैन बी रिटेन एज स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी
मास एंड रेडियस स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कि कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, मास भी इनका ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर हम देखें कि ये क्या होने वाला है, अगर इनका हम रेशियो निकालें तो रेशियो निकाला जाए g एट a अपॉन स्मॉल g एट b। तो कैपिटल G दोनों में ही रहने वाला, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नो चेंज। यहां पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ A का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, मास ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ B का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, इधर देखें, G ऑफ A अपॉन G ऑफ B, यहां से हम कैपिटल G को कैपिटल G से कैंसिल कर देते हैं। अब A और B के बीच में हम रखते हैं रिलेशन, तो देखें क्या होगा, यहां पे उसको उल्टा लिख दें, मास ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ A का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ B, ऐसा हो गया ये। अब इस पे देखें, हमने रिलेशंस बना रखे हैं इसके, मास ऑफ A को हम B के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो मास ऑफ A के क्या लिखें, 4 टाइम्स मास ऑफ B लिखें, रेडियस ऑफ A को क्या लिखें, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ B का स्क्वायर, ये क्या हो गया, RB स्क्वायर अपॉन मास ऑफ B। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, किया जाए, मास ऑफ B से मास ऑफ B कैंसिल, RB स्क्वायर से RB स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 4/4। दैट मीन्स G ऑफ A इज इक्वल्स टू, दोनों पे उसका वेट कैसा रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऑन बोथ द प्लैनेट्स। अब इसको हम इतना टाइम देने वाले हैं क्या, ड्यूरिंग एनडीए एग्जामिनेशन हमारे पास केवल कितना है, मैक्स ऑन मैक्स 40 to 50 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकेंड उसे हम देने वाले हैं। और इतना करने का मतलब कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे। तो हम इसे करेंगे कैसे, वहाँ पर हम केवल क्या करेंगे, इसका यहीं पर रिलेशन बनाएंगे और यहीं पे इसे पुट करेंगे, यहीं पे पुट किया और ये तुरंत कैंसिल हो जाएगा, 3 लाइन में आपका आंसर मिल जाएंगे। होगा क्या आंसर, सेम, ये क्या मिलेगा हमको, सेम ऑन बोथ द प्लैनेट्स। क्यों, क्योंकि वेट क्या होता है, तो मास तो कहीं बदलता ही नहीं है, m इंटू जी, और ये कह रहा है दोनों पे g भी बराबर है, तो इस वजह से उसका वेट भी नहीं बदलेगा। साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स, जो साउंड वेव है वो किसके सिमिलर है, हमको ये देखना है। साउंड वेव आर सिमिलर टू द वेव्स, ध्वनि तरंगे किन तरंगों के समान होती हैं, हवा से गुजरने वाली लेजर लाइट, तार को मारकर या प्लग करके खींचे गए तार में उत्पन्न होता है, जनरेटेड इन द पाइप फिल्ड विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच टू द पाइप अप एंड डाउन, मोबाइल फोन टावरों द्वारा उत्पन्न। तो यहां पर सही ऑप्शन है बी। ये कैसे, जैसे किसी भी डोरी को, जैसे गिटार बजाते हैं, तो गिटार में हम क्या करते हैं, डोरी के ऊपर एक वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं। व्हाट इज साउंड, साउंड इज वाइब्रेशनल एनर्जी। साउंड क्या कर रहा है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो बोलेंगे तो हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा, तो अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट जरूर करेगा। तो इस वाइब्रेशन से हम क्या कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जनरेट होगा तो साउंड होगा, तो साउंड के लिए वाइब्रेशन जरूरी है। तो वही वो कह रहा है, बाय हिटिंग और प्लकिंग द वायर, वायर को खींचकर या हिट करके हम इसे जनरेट कर सकते हैं। अगला देखें, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जर्वर इज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल कुड द ऑब्जर्वर हियर द साउंड। कितनी देरी के बाद, अब हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमको कितना पता है, 2 किलोहर्ट्ज, मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, और ये क्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या लिखें, 35 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 70 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 1 बच जाएगा,
3 - 2, तो हमको ये क्या मिल गया 70 × 10, मीन्स हमको वेलोसिटी क्या मिल गई 700 मीटर्स पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। अब हमको टाइम पता करने में कोई दिक्कत, कितनी दूर में पहुंचेगा, तो हमको डिस्टेंस पता है, ऑब्जर्वर कितनी दूर है, तो क्या मिलेगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितनी दूरी पर है वो 1.4 किलोमीटर, मतलब उसको हम क्या लिख सकते हैं 1400 मीटर्स डिवाइडेड बाई कितनी वेलोसिटी है, कितना तेजी से जा रहा है 700। कितना टाइम लगेगा उसे सुनने में, 2 सेकंड के बाद उसे सुनाई दे देगा, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 सेकंड के बाद उसे ये साउंड सुनाई देगा। कितनी देर में वो साउंड उसको सुनाई दे देगा, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स, जबकि वो है कितनी दूर 1.4 किलोमीटर्स। ठीक, ये समझ में आया। ये क्या हमने लिखा है वेलोसिटी वेग, एफ रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, लैम्डा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो हमको यहां से क्या मिल गया v = 2 × 10⁻3, और ये हमको 35 सेंटीमीटर दिया था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको ये क्या मिल गया इसका वेलोसिटी कितनी तेज चल रहा है। अब हमको ये पता है कि वो कितनी तेज चल रहा है और जाना कितनी दूर है, डिवाइड कर दिया तो हमको ये पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा उसे वहां तक पहुंचने में। नेक्स्ट देखें, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स बैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टैकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। कह रहा है निम्न में से कौन है जिसे एक चमगादड़ अपने उड़ने वाले मार्ग में आने वाली बाधाओं के लिए प्रयुक्त करता है, तो वह है अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक यूवी रेस वो भेजता है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक क्यों पराश्रव्य, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी तेजी से होती है और बहुत तेजी से जाकर टकराकर जल्दी वापस आ जाती हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा कि यहाँ पे हम देखें कि बैट्स कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सा वेव है जिसे वो एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं और उस साउंड को सुन पाते हैं। नेक्स्ट देखें, अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज का उपयोग इलेक्ट्रिक परिपथ में किया जाता है। अ फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला, टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को तोड़ने के लिए। ब्रेक द सर्किट व्हेन पावर गेट्स ऑफ, जब बिजली चली जाए तो परिपथ बंद करने का, तो जब बिजली चली जाएगी तो परिपथ बंद करने का क्या, फिर तो ऑलरेडी बंद है। इंडिकेट्स द करंट इज फ्लोइंग अनइंटरप्टेड, इंगित करता है कि क्या करंट निर्बाध रूप से बह रहा है, तो ये इंडिकेट तो करता नहीं है, तो मेल्टिंग के लिए यूज करते, तो इसमें इंडिकेशन का कोई रोल नहीं है। फिर देखिए, कंप्लीट द सर्किट फॉर फ्लो ऑफ करंट, धारा के प्रवाह के लिए परिपथ को पूरा करे, तो परिपथ को पूरा करने के लिए तो हम वायर यूज कर सकते थे, हमने फ्यूज क्यों यूज किया। फ्यूज हम यूज करते हैं कि जब भी एक्सेस करंट फ्लो करे, तो फ्यूज होता क्या है, तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो बताता क्या है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स और मेल्ट व्हेन द एक्सेसिव करंट फ्लोज, मींस कहीं पे ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो ज्यादा पूछी जाती है, वो क्या कहता है, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि फ्यूज जो हम बनाते हैं उसका मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो फ्यूज के मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होने वाला हो, कम, और रेजिस्टिविटी कैसा हो, ज्यादा, क्योंकि जब करंट फ्लो हो, एक्सेसिव करंट हो, तो फ्यूज मेल्ट हो जाए। क्यों, अगर फ्यूज मेल्ट ही नहीं होगा तो फ्यूज सर्किट ब्रेक नहीं करेगा, और सर्किट ब्रेक नहीं करेगा तो फिर फ्यूज लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक, तो हम फ्यूज क्यों यूज करते हैं, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो परिपथ में जो हमारा सर्किट है उसमें ज्यादा करंट होने पर उसे रोकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर हम लोग इस सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हम लोग देखेंगे इसको कि और हम क्वेश्चंस कैसे करें, और ढेर सारे क्वेश्चन के साथ हम आपके पास आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।